कैपेसिटर का टॉपिक एक हिस्से में हो तो बेहतर है, इसलिए मैं अभी कैपेसिटर का टॉपिक करता हूँ और इक्वी पोटेंशियल सरफेस जैसे ही इसमें कभी टाइम मिला 5-10 मिनट की बात है तो वो आपको बता दूंगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। अब यहाँ पे बेटा हम कैपेसिटर की बात करेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है या कैपेसिटर जो है वो किसको कहा जाता है बेटा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही जो है वो चीज कॉन्सेप्ट बेस्ड इसके अंदर होती है। देखिए बेटा, कैपेसिटर कैपेसिटर का मकसद होता है बेटा डिवाइस। कैपेसिटर का मकसद होता है बेटा डिवाइस which is used to store charge and electrical energy बेटा। बेटा कैपेसिटर का मकसद है कोई भी ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर ले, ऐसे डिवाइस को हम कहेंगे कैपेसिटर। तो बेटा चार्ज जो होती है ना वो इंसुलेटर के ऊपर भी स्टोर हो सकती है और चार्ज जो होती है ना वो कंडक्टर के ऊपर भी स्टोर हो सकती है, क्योंकि चार्ज स्टोर होने का मकसद है किसी भी चीज को पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज करना। और आपको पता है इंसुलेटर को भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हम कर सकते हैं और कंडक्टर को भी कर सकते हैं। इसका मकसद है चार्ज हम स्टोर इंसुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं और कंडक्टर के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर और कंडक्टर में फर्क ये होता है कि इंसुलेटर के ऊपर चार्ज का फ्लो नहीं होता, कंडक्टर के ऊपर चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, चार्ज इंसुलेटर के ऊपर फ्लो नहीं कर सकती, कंडक्टर के ऊपर चार्ज फ्लो कर सकती। इसलिए कैपेसिटर जो होता है वो हमेशा कंडक्टर का बनता है। कैपेसिटर कभी भी इंसुलेटर का नहीं बनता, कैपेसिटर हमेशा कंडक्टर का बनता है। कैपेसिटर हमेशा कंडक्टर से बनता है बेटा। ठीक है, अब सपोज करें बेटा हम एक कंडक्टर लेते हैं और उसको कैपेसिटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं बेटा। आइसोलेटेड सिंगल कंडक्टर एज कैपेसिटर। सपोज करें बेटा हमारे पास इस तरह से एक सिंगल हमने प्लेट लिए बेटा, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मकसद है बेटा कि उसके सराउंडिंग में और कोई भी चीज नहीं। हमने कंडक्टर का एक पीस लिया है और इस कंडक्टर के पीस को हम एज ए कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको चार्ज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें कैपेसिटर को क्या करना है, चार्ज भी स्टोर करनी है और कैपेसिटर के ऊपर हमने क्या स्टोर करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सपोज करें हम इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देते हैं। ये कैपेसिटर जैसे जैसे चार्ज होता जाएगा, ये कैपेसिटर जैसे जैसे चार्ज होता जाएगा तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती जाएगी, क्योंकि कोई भी जो चार्ज्ड चीज होती है उसके बाहर क्या बनती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। सर
कैपेसिटर इस तरह से बेटा चार्ज होता जाएगा और इसके नतीजे में बेटा इसके बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती जाएगी। और आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क करने की सलाहियत भी होती है। तो बेटा जब आप किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्ज कहाँ पे स्टोर होती है? उस कंडक्टर के सरफेस पे। क्योंकि जब कोई भी कंडक्टर आप चार्ज करते हो ना तो चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे स्टोर होती है। सरफेस से इलेक्ट्रॉन आते भी हैं और सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते भी हैं। अब आप कहोगे कि जो चार्ज है वो कहाँ पे स्टोर होती है? चार्ज जो स्टोर होती है वो हमेशा स्टोर होती है ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है बेटा? वैसे जनरली हम कहते हैं कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड ही वर्क करने की सलाहियत रखती है। लेकिन पंजाब के अंदर दो चीजें लिखी हुई, पीटीबी के अंदर ये है कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो दो जगहों पे स्टोर होती है। एक ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर जहां पे चार्ज स्टोर होती है, तो चार्जेस के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो आप कहोगे कि एनर्जी दो जगहों पे स्टोर होती है, एक तो चार्जेस के पास स्टोर होती है ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और दूसरा कहां पे स्टोर होती है? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग द कंडक्टर। अब अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है तो वो एनर्जी आती कहां से? अगर हम ये देखें कि वो एनर्जी आती कहां से, तो वो एनर्जी वो होती है जब आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हो, उसको पॉजिटिव करते हो या उसको नेगेटिव करते हो, तो आप उसको चार्ज करने के लिए वर्क करते हो। जाहिर है पॉजिटिव चार्ज करने के लिए या नेगेटिव चार्ज करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन या देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन देने या लेने के लिए जब आप वर्क करते हो तो वो वर्क किसमें स्टोर होता है? वो वर्क स्टोर होता है एज अ एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि चार्ज इज स्टोर्ड, चार्ज इज स्टोर्ड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर and energy is stored in form of potential energy on surface of conductor and in electric field। बेटा दो जगहों पे स्टोर होती है। अब अगर इस कंडक्टर को जब हम चार्ज करेंगे ना तो हम एक चीज महसूस करेंगे बेटा, जैसे हुक्सला क्या कहता है बेटा, हुक्सला को माइंड में ले। हुक्सला कहता है कि जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी। आप स्प्रिंग को ज्यादा स्ट्रेच करते जाओगे तो उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती जाएगी। एक लिमिट आएगी जिस लिमिट से भी अगर आप स्प्रिंग को आगे स्ट्रेच करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होना बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मींस स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेच होने की लिमिट नहीं है, स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स की एक लिमिट है। ध्यान से समझिएगा इसको कि स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेच करने की लिमिट नहीं है कि स्प्रिंग को आप इतना स्ट्रेच कर सकते, आगे नहीं स्प्रिंग को तो आप और भी आगे स्ट्रेच कर सकते, लेकिन फिर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होना बंद हो जाएगी। फ्रिक्शन हमने पढ़ी है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन, कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है उसको आप फोर्स अप्लाई करते जाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लिमिट आएगी जब आप उससे अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगी नहीं और बॉडी क्या कर लेगी?
मूव कर लेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो बेटा इसी तरह से जब आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हो, ध्यान से बेटा, आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हो तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होने की लिमिट है, चार्ज स्टोर होने की लिमिट नहीं। लिमिट किसकी होती है बेटा? पोटेंशियल स्टोर होने की लिमिट होती। सपोज करें आपने इसको चार्ज किया, थोड़ी चार्ज दोगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी बेटा? वीक बनेगी। सपोज करें आपने इसको 10 कूलम चार्ज दिए, तो बेटा जब आपने इसको चार्ज करना शुरू किया होगा तो आपने 1 कूलम चार्ज दी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक बनी होगी, तो उसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा? कम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो पोटेंशियल भी क्या होगा? कम, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मीन्स आप इसके ऊपर चार्ज बढ़ाते जाओगे तो पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आपने चार्ज 2 कूलम की, पोटेंशियल 2 वोल्ट हुआ। आपने चार्ज 3 कूलम की, पोटेंशियल 3 वोल्ट हुआ। आप जितनी चार्ज ज्यादा देते जाओगे उतना उसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन एक लिमिट आएगी जिस लिमिट को हम कहते हैं ब्रेकिंग वैल्यू। उतना पोटेंशियल जब हो जाएगा ना, सपोज करें इसकी ब्रेकिंग वैल्यू मैं ले लेता हूं, सपोज करता हूं कि इसकी 10 वोल्ट है। मीन्स मैंने इसकी वैल्यू कितनी कर दी बेटा? 10 वोल्ट कर दी। 10 कूलम मैंने चार्ज दी। 10 कूलम चार्ज देने के बाद इसका पोटेंशियल कितना हो गया? 10 वोल्ट, और ये कंडक्टर अपनी लिमिट पे आ गया। अब अगर इसको मैं 11 कूलम दूं तो क्या ये स्टोर कर लेगा या नहीं करेगा? बेटा देखें, चार्ज की लिमिट नहीं होती, लिमिट किसकी होती है? पोटेंशियल की। लिमिट आ गई। लिमिट आने के बाद अगर मैं चार्ज देने की कोशिश करूंगा ना, ये स्टोर नहीं करेगा, तो फिर ये क्या करेगा? ये इसको एटमॉस्फेयर के अंदर लीक कर देगा, ये अपने पास स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, तो आप कहते हो कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब ये नहीं है कि आप Q देते जाओगे V बढ़ती जाएगी। एक लिमिट तक हुक्सला की तरह आप स्ट्रेच करते जाओगे, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। लेकिन एक लिमिट आएगी, उस लिमिट के बाद अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह से आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते जाओगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तब तक बढ़ता जाएगा जब तक उसकी लिमिट नहीं आ जाती। जब उसकी लिमिट आ जाएगी ना, उसके बाद भी अगर आप उसको एनर्जी दोगे ना, वो स्टोर नहीं करेगा, उसको लीक कर देगा। अब इस लिमिट को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। इस लिमिट को हम क्या कहते हैं बेटा? कैपेसिटेंस। इसलिए आप इसको लिखोगे कि Q इज इक्वल टू C इंटू V, वेयर C जो होती है बेटा, ये होती है कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटी होती है। और आप इसको कह सकते हैं कैपेसिटी का मकसद, कैपेसिटेंस C, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज बेटा। एक्चुअली चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी नहीं होती है, एबिलिटी किसकी होती है? पोटेंशियल की। लेकिन इसकी C की जो है वो हम क्या कहते हैं? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। अब ये डिपेंड किस पे करती है? ठीक है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन बेटा, ये डिपेंड करती है साइज पे। ठीक है, मींस एरिया पे बेटा। जितनी इसकी एरिया ज्यादा होगी, जितनी साइज बड़ी होगी, उतनी इसके ऊपर ज्यादा चार्ज स्टोर होगी, ज्यादा पोटेंशियल स्टोर होगा। मींस बड़ा कैपेसिटर होगा, बड़ी प्लेट होगी, बड़ा कंडक्टर होगा, उसके ऊपर ज्यादा स्टोर होगी। दूसरा डिपेंड करता है बेटा शेप पे, कि इसका शेप कौन सा, प्लेट की तरह है
रॉड की तरह है, स्फेयर की तरह है, इस पे डिपेंड करे। ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप। साइज मीन्स एरिया और शेप मीन्स कि वो प्लेट की तरह है, वो रॉड की तरह है, वो स्फेयर की तरह है या एनी अदर शेप है, सिलेंड्रिकल है, कौन सा शेप है, शेप पे डिपेंड करती है। ठीक है। और ये जो होती है बेटा, दो और चीजें भी है, लेकिन वो मैं अभी नहीं लिख रहा यहाँ। कैपेसिटेंस दो और चीजों पे भी डिपेंड करती है, आगे लिखता हूँ। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन बेटा, एक बेटा डिपेंड नहीं करती थिकनेस पे। बेटा प्लेट्स की थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती। थिकनेस पे क्यों नहीं करती बेटा? क्योंकि चार्ज कहाँ पे स्टोर होती है? सरफेस पे। अगर ये कॉपी है, अगर ये कॉपी है बेटा, इसका सरफेस की एरिया भी इतनी है और इसके एक पेज की एरिया भी क्या है? इतनी है। चार्ज तो सरफेस पे स्टोर होती है ना, अंदर तो स्टोर होती नहीं। जब अंदर स्टोर नहीं होती तो थिक के ऊपर भी उतनी होगी और थिन के ऊपर भी उतनी होगी, क्योंकि चार्ज कहाँ पे स्टोर होती है? सरफेस पे। चार्ज अंदर स्टोर नहीं होती, वॉल्यूम पे तो डिपेंड ही नहीं करती। इसलिए आप कहोगे कि थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती। और दूसरा बेटा, Q एंड V पे देखें बेटा, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है Q अपॉन V। अगर बेटा आप इसको 1 कूलम चार्ज दोगे तो 1 वोल्ट होगा, तो 1 अपॉन 1 क्या होगा? 1। अगर आप इसको 2 कूलम चार्ज दोगे तो पोटेंशियल भी बढ़ के क्या हो जाएगा? 2। तो 2 अपॉन 2 क्या होगा? 1। अगर आप 3 कूलम चार्ज स्टोर करोगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा? 3 वोल्ट। 3 अपॉन 3 क्या हो जाएगा? 1। अगर आप 4 कूलम चार्ज स्टोर करोगे तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? 4। रेशियो फिर भी क्या आएगा? 1। अब मोबाइल की बैटरी होती है ना बेटा, वैसे बैटरी इज नॉट कैपेसिटर। बैटरी अलग चीज है, कैपेसिटर अलग है, लेकिन सिमिलरिटी है दोनों में। वो भी चार्ज स्टोर करती है, वो भी चार्ज स्टोर करता है। तो आप देखेंगे कि मोबाइल की बैटरी को आप किस पोटेंशियल पे चार्ज करते हो? डिम लाइट पे चार्ज करते हो तो भी वही एनर्जी स्टोर करेगी, आप फुल लाइट पे करोगे तो वही स्टोर करेगी। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q बढ़ती जाएगी, V भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। रेशियो क्या रहेगा? सेम। तो देयरफॉर हम कहते हैं कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन Q एंड V। ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा, यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं बेटा कि कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल स्फेरिकल कैपेसिटर। अब सपोज करें, शेप वाली बात करते हैं कि हम एक स्फेयर लेते हैं बेटा, और ये भी सिंगल स्फेयर है, सिंगल प्लेट है। अब इसको हम चार्ज करते हैं। चार्ज कहां पे रहेगी बेटा? इसके सरफेस पे। अब अगर इसकी कैपेसिटेंस करेंगे बेटा, कैपेसिटेंस होगी Q अपॉन V। बेटा देखें, ये होता है इसका रेडियस, और जब चार्ज सरफेस पे होती है तो पोटेंशियल भी हम कहां पे करेंगे बेटा? सरफेस से। तो V किसके बराबर हो जाएगा बेटा? KQ अपॉन R होगा। रखें यहाँ पे C इज इक्वल टू Q, KQ अपॉन R। Q में बेटा R अपॉन K होगा बेटा, कैपेसिटेंस। और K किसके बराबर होता है बेटा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होगा। मींस स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है इसके बराबर। ठीक है। मींस 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा? रेडियस के। जितना रेडियस बड़ा होगा कैपेसिटेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। मींस किस पे डिपेंड करता है बेटा? साइज पे करता है। क्योंकि अगर रेडियस बड़ा होगा तो स्फेयर की साइज क्या होगी बेटा? बड़ी। अगर रेडियस छोटा होगा तो स्फेयर की साइज क्या होगी बेटा? छोटी। मींस कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द कैपेसिटर।
शेप ऑफ द कैपेसिटर, क्योंकि ये स्फेरिकल है तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस पे। अगर प्लेट होती तो किस पे डिपेंड करती? एरिया पे। ठीक है, तो साइज पे भी डिपेंड करती है और शेप पे। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल करता हूँ। एग्जांपल करता हूं बेटा मैं यहाँ पे कि कैलकुलेटर रेडियस ऑफ स्फीयर which can store having a capacitance 1 फेराड। बेटा कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है ना, C इज इक्वल टू क्यू कूलम पर वोल्ट, और ये बेटा कूलम पर वोल्ट को हम कहते हैं फेराड बेटा, और कैपिटल F। अगर कोई भी कैपेसिटर है उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज स्टोर करते हैं और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट होता है तो हम कहेंगे कैपेसिटेंस कितनी होगी बेटा? 1 फेराड। अगर कोई भी कैपेसिटर है उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज देते हैं और उसके नतीजे में उसके सराउंडिंग में पोटेंशियल कितना स्टोर होता है? 1 वोल्ट होता है, तो हम कहेंगे कैपेसिटेंस कितनी है? उसकी 1 फेराड। अब अगर कोई स्फीयर है, हम उसको चार्ज करके उसकी कैपेसिटेंस कितनी करना चाहते हैं? 1 फेराड। तो इसके कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है बेटा? रेडियस से। तो आप रेडियस कैलकुलेट करें, कितना होगा बेटा? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन इनटू r बेटा। r हो जाएगा C अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू C बेटा। तो बेटा ये हो जाएगा रेडियस इज इक्वल टू k इंटू सी। के की वैल्यू होती है बेटा 9 इंटू 10 पर 9 इंटू कैपेसिटेंस 1 फेराड। रेडियस कितना होना चाहिए? 9 इंटू 10 पर 9 मीटर, 9 इंटू 10 पर 6 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6.4, 10 पर 6 मीटर होता है। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 पर 6 मीटर, और इस स्फीयर का रेडियस कितना होना चाहिए? 9 इंटू 10 पर 6 किलोमीटर। जमीन से भी 1000 गुना बड़ा होना चाहिए। जमीन से भी उसका रेडियस 1000 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। इतना बड़ा स्फीयर अगर आपके पास होगा तो आप उसके ऊपर कितनी कैपेसिटेंस कर सकते हैं? उसकी 1 फेराड। इसका क्या मतलब है? इस पॉइंट का, इस कैलकुलेशन का मतलब क्या है? कैलकुलेशन का मतलब ये है, दो यहाँ पे चीजें आती है बहुत इंपॉर्टेंट, कि सिंगल प्लेट कैपेसिटर, देखिए ये भी सिंगल है, आइसोलेटेड है, अकेला स्फीयर है। अगर कोई आप ऐसा कैपेसिटर बनाते हो जिसमें सिर्फ एक प्लेट है, तो ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बहुत कम होती है, और अगर आप उसकी कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी साइज इतनी बड़ी हो जाती है जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली आप इतना बड़ा स्फीयर तो नहीं बना सकते ना, जो जमीन से भी 10 पावर 3 टाइम्स बड़ा हो, फिर आप उसके ऊपर 1 फेराड कैपेसिटेंस रखें तो प्रैक्टिकली ऐसा स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना इम्पॉसिबल है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी हो? 1 फेराड। तो फिर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाए? क्योंकि कैपेसिटर बेसिक कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। मोबाइल यूज करते हो, थाउजेंड्स ऑफ कैपेसिटर्स इसके अंदर लगे होते हैं। ठीक है, अब कैपेसिटर की फिर कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाएं? क्योंकि अगर कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे ना तो उसकी तो साइज बहुत ज्यादा बड़ी करनी पड़ेगी, और बड़ी साइज इनकन्वीनियंट होती। अगर कैपेसिटर्स बड़े होते तो मोबाइल की साइज कितनी होती? बहुत बड़ी होती। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का रूल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का रूल है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होनी चाहिए, उसकी साइज कम होनी चाहिए।
ठीक है, अब इसको कैसे कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाएंगे बेटा? इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को कैसे बढ़ाएं बेटा? देखें, Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, इस फार्मूले को देख के हम दो तरीके ढूंढ सकते हैं। पहले प्रिंसिपल में लिख लेता हूं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस हाई, साइज स्मॉल। साइज छोटी होनी चाहिए, कैपेसिटेंस ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मेथड 1 हो सकता है इसके अंदर। पहला तरीका हो सकता है बेटा मेथड 1। ठीक है, कि कीपिंग V constant and increasing Q। अगर कोई भी कैपेसिटर हो उसका पोटेंशियल हम बढ़ने ना दें और उसके ऊपर ज्यादा चार्ज हम स्टोर कर दें तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अगर ये V ना बढ़े और Q बढ़े, ठीक है, V ना बढ़े और Q बढ़े तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अब क्या ऐसा हो सकता है? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? V। कि Q अगर बढ़ाएंगे तो V क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन एक तरीका है कि हम Q बढ़ाएंगे V नहीं बढ़ेगा। कौन सा तरीका है वो देखें। तरीका ये होता है कि अगर एक प्लेट है आपके पास, उसके ऊपर आपने कैपेसिटेंस रखी है 10 कूलम और उसका पोटेंशियल 10 वोल्ट मींस फुल, मींस इसकी कैपेसिटी फुल हो गई। आपने 10 कूलम चार्ज रख दी और पोटेंशियल इसका 10 वोल्ट हो गए, फुल हो गए। अब आप चाहते हो कि इसका पोटेंशियल यही रहे और आप इसके ऊपर 20 कूलम दे दो। एक तरीका ये है कि आप इसकी साइज बढ़ा दें। ठीक है, अगर आप इसकी साइज डबल कर दोगे तो 20 कूलम होगी और पोटेंशियल वही 10 वोल्ट हो। अगर आप साइज बढ़ाते जाएंगे तो क्यू तो बढ़ती जाएगी, वी नहीं बढ़ेगी। क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, रेशियो होता है बेटा। ठीक है, तो ये होगा कि पहला तरीका ये हो सकता है कि इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द कैपेसिटर, इंक्रीजिंग साइज ऑफ कैपेसिटर। साइज ऑफ द कैपेसिटर बढ़ा दें, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, मसले ही नहीं। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कैपेसिटर का प्रिंसिपल कहता है कि साइज बढ़ा के कैपेसिटेंस बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि साइज बढ़ने से कैपेसिटेंस नहीं बढ़ेगी, साइज बढ़ने से कैपेसिटेंस बढ़ेगी, लेकिन हम इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप बायो के स्टूडेंट्स हो, सपोज करें ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफेक्टिव सेल्स जो होते हैं, जैसे कैंसर वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, डिफेक्टिव सेल्स होते हैं, रेडिकल्स बनते हैं। उसकी वजह से हमें पता है कि बंदा उसकी वजह से मरने की तरफ जा रहा है। तो आपको पता है कि आप प्रोडक्शन ऑफ सेल्स रोक सकते हैं, लेकिन आप कंप्लीटली अगर सेल्स की प्रोडक्शन रोक दोगे तो कैंसर के सेल्स तो रुक रुक जाएंगे, लेकिन जो बाकी सेल चाहिए वो भी रुक जाएंगे, वैसे ही मरना है। तो आप कैंसर के सेल्स को रोक सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी नहीं रोक सकते। ठीक है, तो कैपेसिटेंस साइज की वजह से बढ़ सकती है, लेकिन आप नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि उसकी साइज तो आपने कम करनी है। तो फिर आप क्या करो? ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या होता है? ठीक है, मेथड 2 होता है। मेथड 2 होता है, क्या आप कहोगे कि डिक्रीजिंग वी, कीपिंग क्यू कांस्टेंट। ठीक है,
कि आप V को कम करें, Q को कांस्टेंट रखें। ठीक है, और V को कैसे कम कर सकते हैं? इसके 3 तरीके हैं और यही तरीके प्रैक्टिकल होते हैं। पहला तरीका ये होता है, अगर एक प्लेट है बेटा, आपने उसको 10 कूलम चार्ज दी और उसके ऊपर पोटेंशियल 10 वोल्ट आ गए, फुल हो गए। ठीक है, आप क्या करें, आप इसके सराउंडिंग में दूसरा निगेटिव चार्ज लें, जिसको हम कहते हैं अर्थ कनेक्टेड प्लेट। तो दूसरी प्लेट अपोजिटिवली चार्ज है, तो दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल मिक्स होगा, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का क्या होता है? नेगेटिव। तो दूसरी प्लेट जो आ गई ना, उसने इस प्लेट की चार्ज को अफेक्ट करने के सिवा इसका रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या कर दिया? कम। और नतीजा ये निकला कि आपको साइज भी नहीं बढ़ानी पड़ी और आपने पोटेंशियल कम किया। पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो पहला तरीका यही होता है। इसीलिए कैपेसिटर हमेशा 2 प्लेट्स का होता है, एक पॉजिटिव का होता है और दूसरा नेगेटिव का। ये जो नेगेटिव अपोजिटिवली प्लेट होती है ना, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है? पोटेंशियल को कम करके कैपेसिटेंस को बढ़ाने का। ठीक है, आप कहोगे इंट्रोड्यूसिंग अपोजिटिवली चार्ज्ड प्लेट आर अर्थ कनेक्टेड प्लेट बेटा, अर्थ कनेक्टेड प्लेट बेटा। ठीक है, नंबर 2 बेटा, नंबर 2 ये होता है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान, 2 प्लेट्स तो आपने कर दी, अब दोनों प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर रख दे बेटा। दोनों प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर रखोगे तो डेल्टा वी होता है बेटा, ई डेल्टा। और दोनों प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? वीक। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम। पोटेंशियल कम होगा, कैपेसिटेंस क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसलिए कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान वेक्स्ड पेपर दिया जाता है। ठीक है, और उसका मकसद क्या होता है? कैपेसिटेंस को बढ़ाना। तीसरा बेटा तरीका, तीसरा तरीका ये होता है कि प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन कम कर दें और डेल्टा आर कम हो जाएगी। प्लेट्स जितनी क्लोज आएंगी बेटा, उतना पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम। और पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो 3 तरीके हैं जो प्रैक्टिकली अप्लाई किए जाते हैं कि आप अपोजिटिवली चार्ज प्लेट ले आते हो, आप दोनों प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर रखते हो और दोनों प्लेट्स को क्लोज से क्लोज करते, मींस जो बीच में इंसुलेटर रखते हो ना, वो जितना थिन होगा उतनी प्लेट्स एक दूसरे के क्या आ सकती? क्लोज, और उतनी कैपेसिटेंस क्या होगी? ज्यादा। तो ये तीनों प्रैक्टिकल तरीके, इसी से कैपेसिटेंस को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि साइज भी नहीं बढ़ती और कैपेसिटेंस भी बढ़ जाती। कल करते हैं।